नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन साइकोलॉजी। पहले मैंने अपने वीडियो में बात की थी कि असेसमेंट क्या होता है और उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है। आज मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, जीटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, आज बात करूंगी प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट के नियम या विशिष्टताएं क्या होती हैं। सबसे पहली जो विशेषता है या नियम है वो है गोल, यानी कि लक्ष्य। हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज टू बी असेस्ड, किस चीज का मूल्यांकन या आकलन करना है, तभी हम सही कर पाएंगे। उसके अंदर जब हमें पता होगा कि हमें किस चीज का करना है, तो उसी के हिसाब से हम एक प्रोसीजर या प्रक्रिया का सिलेक्शन कर पाते हैं। किस माध्यम से हमें करना है, मल्टीपल चॉइस लेना है, ऐसे टाइप लेना है, किस टॉपिक से संबंधित लेना है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमें लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड चीज क्या है कि जब आपका लक्ष्य क्लियर हो गया तो किस प्रक्रिया के माध्यम से आप मूल्यांकन करेंगे, प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अब प्रोसीजर हम किस आधार पे छांटते हैं, उसकी रेलेवेंस, वो कितना सही है, अप्रोप्रिएट है। तो इसमें हम दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज कि हमारी जरूरत के हिसाब से वो सटीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और सुविधाजनक भी होना चाहिए। सो इट शुड बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट, कि जिस चीज का हमें आकलन करना है वो उसका वो अच्छे से सटीकता से आकलन करता है, और हमारे पास कितना समय है, कितने डिटेल में हमें करना है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया का चयन किया जाता है। तीसरी जो विशेषता है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ प्रोसीजर। जब अगर हमें ढंग से मूल्यांकन या डिटेल्ड एनालिसिस करना है तो उसमें हमें कई प्रक्रियाओं का समावेश करना पड़ता है। हम सिर्फ एक तरीके पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सो इट रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स। अब कैसे कैसे प्रक्रियाएं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आपका अगर हमारे पास समय कम है तो हम जैसे क्लास के अंदर कई बार मूल्यांकन करना होता है, हम बच्चों से पूछ सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइम तो हमें कितना डिटेल्ड करना है। जैसे आपने देखा होगा एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम, आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, उसमें हम वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला जो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है, डिटेल्ड सटीक असेसमेंट है, उसके लिए हमें वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स या बहुत सारी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना होता है। अब हर प्रक्रिया जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, वो अलग अलग उद्देश्य को फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर्स होते हैं, वो बच्चे की सब्जेक्ट से रिलेटेड समझ, अंडरस्टैंडिंग, उसका कंसेप्ट, उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसका क्या फायदा होता है, उससे संबंधित होता है। सो मल्टीपल चॉइस जनरली आपकी ऊपरी ज्ञान को मेजर करते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड जो तरीका होता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस जनरली छात्र की अबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, जैसे हम कहते हैं ना, अपने विचारों को व्यवस्थित या संगठित करने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का मापन करता है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम ऐसे टाइप डिटेल क्वेश्चन, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी सिर्फ ऊपरी ज्ञान, सतही ज्ञान को मापन करते हैं, जबकि अगर आपको डिटेल में बच्चे को समझ आया नहीं आया, उसको अपने विचारों को व्यवस्थित करके, संगठित करके एक्सप्रेस करना आता है कि नहीं आता, तो उसके लिए हम ऐसे टाइप यूज करते हैं। एक और आजकल आपने देखा होगा कि जनरली हम स्कूल्स में भी देते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं। प्रोजेक्ट्स क्या मापन करते हैं? प्रोजेक्ट्स बेसिकली छात्र की कोई भी एक जो आपको टॉपिक दिया जाता है उससे संबंधित पहले क्या समस्या है,
फिर उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन सूचना एकत्रित की जाती है, जिसमें हम लाइब्रेरी रिसर्च कर सकते हैं, हम इंटरनेट पे आजकल गूगल सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली प्रोजेक्ट्स में जनरली छात्रों को उनकी ये क्षमता का मापन किया जाता है कि रिसर्च कर पाता है कि नहीं पाता। उस टॉपिक से संबंधित हमें ज्ञान, सूचनाएं एक विभिन्न सूत्रों से एकत्रित करनी होती हैं और फिर उसके निष्कर्ष निकालने होते हैं। तो ये चीज अगर हमें देखनी है तो हम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स होती हैं। आप जो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं। हम बहुत से जो टेस्ट्स होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, दे आर सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स, जिसमें छात्र स्वयं भरते हैं और जैसे सपोज आपको किसी का रुचि परीक्षण करना है या एटीट्यूड परीक्षण करना है तो सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हमें बहुत छोटे बच्चे जो कि स्वयं रिपोर्ट नहीं कर सकते तो हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के साथ में, या जो जैसे कई बार मेंटली अनस्टेबल जो क्लिनिकल पेशेंट्स होते हैं साइकोलॉजी के, वहां पर हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स या दूसरे सूत्रों से हम सूचना एकत्रित करते हैं। सो बेसिकली छात्र जैसे छोटा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है या उसकी कौन से एरिया में उसके स्किल्स हैं, इसके लिए हम ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स या प्रेक्षण तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अनदर जो नियम है असेसमेंट का वो है अवेयरनेस ऑफ प्रोसीजर लिमिटेशंस, कि हमें जो प्रक्रिया जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सीमाएं। देखिए, बेस्ट से बेस्ट जो प्रोसीजर्स या टूल्स होते हैं, एजुकेशन जो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कुछ कमियां होती हैं या उनमें कुछ त्रुटियों की संभावनाएं होती हैं। अब हमें अगर उन कमियों का पहले से पता होता है तो हम दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं या उस कमी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहली जो कॉमन त्रुटि होती है दैट इज सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स होती है प्रतिदर्श की त्रुटि। जनरली हमने मान लीजिए जो क्वेश्चनर या टेस्ट किसी एक टारगेट पॉपुलेशन के लिए बनाया होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस पॉपुलेशन को टारगेट करता है। सपोज आपने टेस्ट बनाया युवाओं के लिए, अब आप उसको छोटे बच्चों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उसके रिजल्ट सही नहीं होंगे या उसमें त्रुटियां होंगी। या जो युवाओं के लिए आपने सपोज रूरल पॉपुलेशन के लिए बनाया तो उसको आप अर्बन पॉपुलेशन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये सैम्पलिंग एरर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो टेस्ट या जो टूल, जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस ग्रुप, किस टारगेट के लिए बनाई गई है। तो उसी के लिए अगर हम यूज करते हैं तो जनरली, एंड देन सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि जिस सैंपल के लिए बनाया उसका पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। अनदर लिमिटेशन जो कमी जनरली होती है दैट इज चांस फैक्टर्स। कई बार जब हम टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में पर्टिकुलरली तुक्के मारने की प्रवृत्ति होती है, गेस वर्क करते हैं। चलो सी को मार्क कर देते हैं, बी को मार्क कर देते हैं, उससे भी हमारे जो टेस्ट होते हैं उसका रिजल्ट प्रभावित होता है। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव स्कोरिंग, जो ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर जो उसकी स्कोरिंग होती है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप की जो स्कोरिंग बहुत वस्तुनिष्ठ होती है और उसमें सपोज ए आंसर है तो आपने ए दिया तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जो ऐसे टाइप होते हैं वो डिटेल्ड होते हैं और वहां पर थोड़ा सा उसका जो स्कोरिंग पैटर्न होता है वो उसको हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि भाई ये पॉइंट्स का समावेश होना चाहिए। अगर आपने समावेश किया तो उसके अकॉर्डिंगली स्कोरिंग की जा सकती है। बट फिर भी थोड़ा सा जो ऐसे टाइप जो होते हैं वहां पर थोड़ी सी आत्मनिष्ठता आती है। और अगर हम कुछ चीजों को ध्यान में रखें, जैसे मैंने कहा कि अगर हम उसको हमको पहले पता है तो हम उस चीज को हम पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि इसके इन पॉइंट्स का समावेश करने पर इतने इतने अंक प्रदान
करने हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा कुछ और कमियां भी हो सकते हैं। एरर्स इन जजमेंट, जैसे ऑब्जर्वेशनल डिवाइसेस हैं उसमें या जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होती हैं, सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पे कई बार हम जजमेंट गलत दे देते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, हम छोटे बच्चों के साथ में ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स यूज करते हैं, तो कई बार जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी फीलिंग्स, क्योंकि वो बहुत बच्चों से अटैच हो सकता है, बच्चे तो उनको उसकी कमियां शायद इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई ना दें, तो इस तरह से हमारे जो जजमेंट है उसमें थोड़ी त्रुटि आ सकती है। एक और जो त्रुटि होती है वो होती है, आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया, आपके पास रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आपने उस रिजल्ट की व्याख्या अगर सही तरीके से नहीं करी, अगर आपको उस टूल को, उस तकनीक को इस्तेमाल करना, उसकी व्याख्या करना नहीं आता, तो भी सब कुछ सही करने के बाद में रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। हमारी जो तकनीक या जो प्रोसीजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसका ध्यान रखते हैं तो एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इफ वी आर अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस, हमें कोई भी तकनीक या कोई भी जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कमियों का एहसास है और हम उसको केयरफुली यूज करते हैं उस प्रक्रिया को, तो हम उसको इफेक्टिवली, असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये कुछ नियम थे हमारी जो असेसमेंट में जनरली अगर हम ध्यान रखते हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड टू कंक्लूड, अगर हम समरी अगर इसको देखें, टू कंक्लूड आई वुड से कि देखिए असेसमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असेसमेंट एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुंचने का। इट इज नॉट मीन्स, इट इज मीन्स टू एन एंड। और एंड क्या है आपका? इट इज अ मीन्स टू रिफॉर्म। माध्यम किस चीज का है? सुधार का है। और जो हमारा जो लक्ष्य होता है वो होता है सुधार कैसे किया जाए, कि हम जो असेसमेंट करते हैं उसके आधार पर छात्रों को फीडबैक दिया जाए, जिससे कि वो कौन से एरियाज हैं जिसमें वो सुधार कर सकें, जिससे कि अपनी जो करंट परफॉर्मेंस है उसमें सुधार लाया जा सके। तो बच्चों, अगर 2 लाइन में कहा जाए तो असेसमेंट सुधार का माध्यम है, और जिसमें हमारा लक्ष्य होता है कि अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी जो हम करंट परफॉर्मेंस है उसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं और निरंतर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस ऑन assessment and psychology. Thank you.